हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोगों ने एलटी शिक्षण अभिरुचि को लेकर एक विशेष सीरीज चलाई हुई है, जिसके क्रम में आज हम आपके लिए 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि पर आधारित है। इसी तरीके से हम और भी टॉपिक्स पर MCQ लेकर आते रहेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। तो इन 25 MCQ को आप देखिएगा और आपको इनसे काफ़ी फायदा मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है, यानी कि जो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो मूर्त अमूर्त रूप से सोचता रहता है, और वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। देखिए दोस्तों, हमने बुद्धि के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। बुद्धि क्या है? मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है और बुद्धि ज्ञान ग्रहण करने की और उसको व्यवहार में लाने की योग्यता है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दोस्तों इसकी अलग अलग परिभाषा दी है। कुछ ने इसको समस्या समाधान की योग्यता मानी है, कुछ ने इसको अमूर्त और मूर्त चिंतन की योग्यता मानी है, कुछ ने इसको सीखने की योग्यता मानी है, तो कुछ ने इसको समायोजन की योग्यता मानी है। तो इस तरीके से देखें तो दोस्तों, यहाँ पर आप जो मूर्त और अमूर्त रूप से सोचता है वो बुद्धिमान है, जो अपने आप को नए परिवेश में समायोजित कर देता है वो बुद्धिमान है, जो प्रभावपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है दोस्तों वह भी बुद्धिमान है, यानी कि वो इंटेलिजेंस है, उसके अंदर कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का गुण है। लेकिन दोस्तों, जहाँ पर आप निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखते हैं, वहाँ पर आपकी बुद्धि का प्रयोग कम होता है, तो हम उसको बुद्धिमान नहीं कह सकते दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है कि वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता, सॉरी यहाँ पर ये रखने नहीं होना चाहिए, रटने की क्षमता रखता है दोस्तों। तो ये इसका एक तरीके से सही आंसर है। ये एक बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषा दी है, उसके आधार पर आपको एक निष्कर्ष पर पहुँचना होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जो कि आपका मैथमेटिक्स से भी रिलेटेड है, आप कह सकते हैं इसको। देखिए, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इसको बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है IQ का फॉर्मूला यानी कि बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है, आप यहाँ पर सिंपली फॉर्मूले में रखेंगे मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ओके, यानी कि मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100। तो अब मानसिक आयु है 12 और जबकि वास्तविक आयु है 10, गुणा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा दोस्तों। तो 10 से आपका 100 10 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 12 गुणा 10 यानी कि हो जाएगा 120। ओके, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके टेट एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। कोई CTT में आया है, तो कोई RET में आया है, कोई बिहार टेट में आया है, तो कोई UP TET और कोई उत्तराखंड TET में आया है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो दोस्तों कितना है? 120 है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है, उसे वर्गीकृत किया जाएगा। देखिए दोस्तों, आपने अगर मेरी बुद्धि की पहली वीडियो अगर देखी होगी, तो हमने उसमें कैटेगराइज किया था बुद्धि लब्धि के मान के अनुसार कि अगर कोई बालक है, उसकी बुद्धि लब्धि 140 या उससे ज़्यादा है, तो वो प्रतिभाशाली बालक कहलाता है, यानी कि वो जीनियस कहलाता है। इसके बाद अगर 120 से लेकर 139 है, तो वो अति श्रेष्ठ कहलाता है। इसके बाद अगर 110 से 119 कहें, तो वो श्रेष्ठ की श्रेणी में आ जाता है। ओके, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि अगर कोई फिर 90 से 109 के बीच में, यानी कि अगर आप कहें तो 109 के बीच में अगर वो है, तो वो दोस्तों सामान्य कहलाता है। ओके, तो आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है 105। तो 105 बताइए किसके बीच में आएगा? 90 से 109 के बीच में आएगा। तो यानी
90 से 109 के बीच में 105 आता है तो वो क्या है, सामान्य बुद्धि का बालक है। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते थे, लेकिन इसके लिए आपको क्या है, वर्गीकरण को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इससे आप थोड़ा सा आप ध्यान में रखें, जो टेबल है उसकी प्रैक्टिस करें कि 110 से 100 यहाँ 110 से 119 के बीच में श्रेष्ठ, 90 से 109 के बीच में सामान्य। इस तरीके से आप जो इंटरवल्स हैं इनको याद करने का प्रयास करें, इनसे भी क्वेश्चंस आने की संभावना दोस्तों रहती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। दोस्तों अगर हम बात करें गार्डनर की, तो गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। आप इसको ध्यान में रखेंगे, ये बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ओके, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी गार्डनर के द्वारा दी गई। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में आया गया है, आपने इसको ध्यान में रखना है। इन्होंने ये स्पष्ट किया था कि जो बुद्धि का स्वरूप है वो एकाकी ना होकर बहुकारकीय होता है, यानी कि बुद्धि पर एक कारक डिपेंड नहीं करता, बुद्धि बहुत सारे कारकों पर आपके डिपेंड करती है। तो इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया था। तो 7 प्रकार की बुद्धि में इन्होंने 7 प्रकार की जो बुद्धि बताई थी, तो उसमें भाषाई बुद्धि भी आती है। ओके, इसके अलावा अंतर्वैयक्तिक कौशल भी उसके अंतर्गत आता है, जिसको कि हम इंट्रापर्सनल आपका इंटेलिजेंस बोलते हैं, और अंतःवैयक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल आपका जो रिलेशन है यानी कि जो बुद्धि है वो भी इसके अंतर्गत आती है। ओके, तो सृजनात्मकता का यहाँ पर कहीं पर भी इन्होंने जिक्र नहीं किया है। ओके, मैं आपको बता देता हूँ, जो 7 टाइप्स की जो आपकी इंटेलिजेंस होती है वो कौन कौन सी होती है। एक होती है भाषाई बुद्धि, फिर इसके बाद आती है तार्किक गणितीय बुद्धि, इसके बाद स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गति बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, उसके बाद जैसे कि अभी हमने बोला अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि। ये 7 प्रकार की बुद्धि का इन्होंने वर्णन किया है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो गार्डनर के द्वारा जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, इसको भी आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इससे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। ओके, तो बहुत सिंपल है, आप समझ गए होंगे कि इसमें सृजनात्मकता का इन्होंने कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया है, तो इसलिए सृजनात्मकता इसका राइट आंसर होना चाहिए। ओके, इसके बाद आते हैं बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। देखिए फिर से वो क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका पूर्व में एग्जाम में आया हुआ है, सीटीईटी में आया हुआ है क्वेश्चन। तो 90 से 110 के मध्य, अभी हमने वर्गीकरण पढ़ा था कि 90 से 110 के मध्य में जो बुद्धि होती है वो सामान्य बुद्धि कहलाती है। तो बच्चे की बुद्धि आपकी सामान्य स्तर की है। ओके, इसके बाद देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो कि मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। संक्षिप्त रूप से PSNR जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, ये अगर आप PSNR की फुल फॉर्म की बात करें तो PS इज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, इसके बाद आता है तार्किकता। तार्किकता का मतलब ये होता है आपका रीजनिंग, एंड इसके बाद आती है आंकिक क्षमता यानी कि आपकी न्यूमेरिसी। ठीक है, तो आप इसको अगर ध्यान में रखें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या हल, R फॉर होता है रीजनिंग, एंड आंकिक क्षमता यानी कि न्यूमेरिसी। ओके, यानी कि आपकी जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है। ओके, तो इस तरीके से देखा जाए तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आपको बस PSNR की फुल फॉर्म याद रखनी है। PSNR की फुल फॉर्म आपकी जो कि विकास से संबंधित है, किस तरीके का विकास होता है आप सबसे पहले ध्यान में रखेंगे। PS फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, N फॉर न्यूमेरेसी एंड R फॉर रीजनिंग। अब इसके बाद इसका जो हिंदी अर्थ है आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, समस्या हल, तार्किकता और आंकिक क्षमता। ओके, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि जो कि गार्डनर से रिलेटेड था। फिर से देखिए क्वेश्चन आ गया, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किए थे, इनमें से कौन सा सही नहीं है। अभी ये मैंने आपको 7 बताए थे, अगर आपको याद हो तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो कौन सा नहीं होगा दोस्तों, भावनात्मक बुद्धि इसके अंतर्गत नहीं होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस का उन्होंने कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया है। स्थान संबंधी बुद्धि अभी आपको बताया था, स्थानिक बुद्धि। ओके, और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जैसे कि मैंने बोला इंटरपर्सनल। ओके, और इसके अलावा
अंतःव्यक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल, ओके, और भाषात्मक बुद्धि, इसके बारे में भी हुआ, इसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है। तो 7 बुद्धि के बारे में आप बिल्कुल अच्छे से रट के पढ़ के अच्छे से जाइएगा, ओके। इसके बाद आता है अगला, बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है। अब देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बुद्धि की डेफिनेशंस बताई थी, तो उसके बारे में आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या है सही है। देखिए, सबसे पहले समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, बिल्कुल है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि सीखना मतलब जो बुद्धि है वो समायोजन की योग्यता है। कॉल्विन ने इसकी डेफिनेशन भी दी है कि बुद्धि समायोजन की क्षमता है, ओके। स्टर्न ने भी कहा है कि भाई जो नवीन परिस्थितियों में आप अपने विचारों को किस तरीके से समायोजित करते हैं वही आपकी क्षमता बुद्धि कहलाती है, ओके। इसके बाद सीखने की क्षमता का नाम भी बुद्धि है। जैसा कि मैंने पहले बोला, मैकडूगल ने भी माना है कि जो सीखने की योग्यता है वही आपकी एक तरीके से बुद्धि यानी सीखने की क्षमता ही बुद्धि है। बकिंघम की भी यही डेफिनेशन है, ओके। और इसके अलावा संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता भी आपकी क्या है, बुद्धि है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये सभी परिभाषाएं बिल्कुल सही हैं, तो बुद्धि के संबंध में सबके सब सही हैं, ओके। इसके बाद आता है, निम्न सिद्धांतों में से कौन से बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों को चिन्हित करता है। देखिए, 4 चरणों को चिन्हित करने वाला सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है। देखिए, बौद्धिक विकास के 4 चरणों से संबंधित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सिद्धांत है। कौन सा है दोस्तों? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ जीन पियाजे, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों, जीन पियाजे द्वारा बुद्धि के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसको। देखिए, पहले आती है संवेदी प्रेरक, ओके, संवेदी प्रेरक, जो कि आपका होता है 0 से 2 साल तक, ठीक है। इसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक, ओके, पूर्व संक्रियात्मक, ओके, जो कि होता है आपका 2 से 7 साल, ठीक है। इसके बाद आता है ठोस संक्रियात्मक, ओके, ठोस संक्रियात्मक जो कि आपका 7 से 11 ईयर तक की एज में, ठीक है। और इसके बाद आता है औपचारिक, ओके, औपचारिक संक्रियात्मक, तो जो कि होता है 11 to 15 ईयर्स, ठीक। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ जीन पियाजे है। तो ये आपका जो क्वेश्चंस है वो उसी से रिलेटेड है कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों को चिन्हित करता है, ओके। इसके बाद आता है बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका सिद्धांत है एक और। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। देखिए, या फिर हम इसको कह सकते हैं द्विकारक सिद्धांत, 2 फैक्टर्स थ्योरी ऑफ स्पीयरमैन। देखिए दोस्तों, इससे पहले आपका एक कारक सिद्धांत चलता था जो कि आपके बिने द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे, एक कारक सिद्धांत इन्होंने माना था, लेकिन जो स्पीयरमैन थे इन्होंने इनके अनुसार बुद्धि के 2 कारक होते थे, यानी कि 2 प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता उन्होंने मानी थी। पहली होती है आपकी सामान्य, जिसको हम जी से बोलते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी कि सामान्य बुद्धि, और एक होती है विशिष्ट बुद्धि यानी कि स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी। इन्होंने 2 कारक माने, ठीक है ना। जो सामान्य मानसिक योग्यता है वो सभी प्रकार के मानसिक कार्यों के लिए आवश्यक होती है, ठीक है ना। लेकिन जो विशिष्ट मानसिक योग्यता होती है वो विशिष्ट कार्यों से संबंधित होती है। ये इनका सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट है और मैंने बुद्धि के सिद्धांत में इसको काफी अच्छे से बताया भी है, आप वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं, ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 20 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु होगी। थोड़ा सा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन मान सकते हैं, लेकिन एक तरीके से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हालांकि आपका ये क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में, ठीक है। तो आप देखिए कैसे है, देखिए रमेश है और अंकित है, आपको साफ साफ दिया हुआ है इनकी समान बुद्धि लब्धि है, ठीक है, यानी कि दोनों का IQ आपका 120 है, ओके। बहुत सिंपल है, आप इसको देखिए कैसे कैसे करेंगे। रमेश अंकित से 2 साल छोटा है, तो अंकित की आयु तो आपको 12 साल दे रखी है, तो भाई रमेश की क्या होगी, ऑफ कोर्स
10 होगी। ठीक है, आपको दे रखा है कि अंकित की आयु 12 साल है और रमेश अंकित से 2 साल छोटा है। ठीक है, तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी? अब आप बताइए आईक्यू का क्या फॉर्मूला होता है? आईक्यू बराबर होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ओके, तो अब आप यहाँ से फॉर्मूले में रख दीजिए। अब देखिए आईक्यू दोनों का 120 है। ठीक है, और मेंटल एज तो निकालनी है। ठीक है, मेंटल एज हमें निकालनी है अपॉन, देखिए सी ए अभी हमने रमेश का निकालना है। ठीक है ना, तो रमेश का यहाँ पर रख दीजिए 10 गुणा कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब आप यहाँ से काटिए 10 और यहाँ से आपका एम ए इजिकल्स टू, देखिए गुणा में है तो यहाँ कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, होता तो ये रूल है कि बराबर के इस तरफ जाके जो गुणा में है वो भाग में चला जाता है, जो प्लस में है वो माइनस हो जाता है। तो यहाँ से 10 से 10 कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, तो इसका मतलब जो रमेश की मानसिक आयु है यानी कि मेंटल एज है वो 12 साल है। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर से बता देता हूँ, रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि है, उन दोनों की आईक्यू 120 है। रमेश अंकित से 2 साल छोटा है, इसका मतलब रमेश 10 साल का है। ओके, अब आपको आईक्यू निकालना है, आईक्यू दिया हुआ है, सॉरी मेंटल एज आपको निकालनी है। तो पहले फॉर्मूला रखो, फॉर्मूले में आप बस वैल्यू को रख दो। देखो आईक्यू 120 है, मेंटल एज हमें निकालनी है और सी ए यानी कि हमने इसकी रमेश की क्रोनोलॉजिकल एज पहले से ही निकाल दी है। बस आप इसको रखिए और आप बस कैलकुलेशन है। ओके, तो हो जाएगा भी। ठीक है, इसके बाद अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन जो कि है बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता से संबंधित। तो बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके जन्मदाता हैं दोस्तों टरमैन। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें बुद्धि मापन के लिए जो पहला बुद्धि परीक्षण है वो तो बनाया था बिने ने। ठीक है ना, उसके बाद उसको साइमन ने विकसित किया था, तो जिसको क्या बोलते हैं? बिने साइमन परीक्षण बोला जाता है, जो कि दोस्तों 1905 में आया था। तो उस समय पे ये क्या करते थे? बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु का प्रयोग करते थे, यानी मेंटल एज का प्रयोग किया जाता था। लेकिन 1916 में जो बिने साइमन परीक्षण था उसमें महत्वपूर्ण संशोधन टर्मन द्वारा किया गया था। ठीक है ना, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे ये मनोवैज्ञानिक, इन्होंने इसमें संशोधन किया 1916 में और इन्होंने मेंटल एज की जगह पे आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंट कोशेंट बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया। तो पहली बार यहाँ से इंटेलिजेंट कोशेंट का संप्रत्यय आया और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसके जन्मदाता कौन है? टर्मेन है। इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है ना, आईक्यू का फॉर्मूला अभी आपको पता है क्या होता है, इसको बार बार याद करो, MA अपॉन CA इंटू 100, बार बार इसको याद कर लो। ठीक है, तो पहले मेंटल एज से बुद्धि मापी जाती थी, बाद में आईक्यू से बुद्धि का मापन किया जाने लगा। ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं जड़ बुद्धि वाले बालक का बुद्धि लब्धि कितनी होगी। देखिए फिर से इसके लिए वही चीज़ है कि आपको टेबल को ध्यान में रखना पड़ेगा। हालांकि ये जड़ बुद्धि वाले बालक है, जड़ बुद्धि वाले बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वो वैसे तो देखा जाए दोस्तों 20 या इससे कम होती है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है देखा जाए तो इस तरीके से, लेकिन हम इसको 70 से कम की कैटेगरी में रख सकते हैं। ओके, क्योंकि 70 से कम में डेफिनेटली कौन आएगा? 20 तो आएगा ही। तो जड़ बुद्धि वाला जो बालक है वो डेफिनेटली किस में आ जाएगा? 70 से कम में। हालांकि जो 70 से कम वाला जो बालक होता है उसको मंद बुद्धि बालक बोला जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, क्या बोला जाता है? मंद बुद्धि। लेकिन जो 20 से कम की अगर बात हो जाए, सॉरी 70 से अगर कम की बात हो जाएगी तो उसमें ऑफकोर्स 20 भी आ ही जाएगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए? आपका 70 से लेस होना चाहिए। तो वो आपका डेफिनेटली क्या होगा? जड़ बुद्धि बालक 70 से कम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, 110 से 120 के अंतर्गत कौन आता है? अभी हमने बताया था इसके अंदर कौन आते हैं? श्रेष्ठ आते हैं। ठीक है ना, और आपके इसके बाद 80 से 110, 80 से 110 आपकी जो कैटेगरी है इसमें दोस्तों देखा जाए तो इसमें सामान्य और मंद वो दोनों के दोनों इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि देखा जाए तो जो सामान्य होते हैं वो 90 से 110 होते हैं। ठीक है, और अगर 90 से अगर आप थोड़ा नीचे चले जाओ तो मंद हो जाते हैं लोग। ठीक है ना, थोड़ा सा मंद आ जाते हैं, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। हम इसको कह सकते हैं कि मंद से थोड़ा सा जो हम कह सकते हैं ना, एक होते हैं मंद बुद्धि, एक मंद बुद्धि से थोड़ा ऊपर के लोग, तो वो हम इसके अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके,
इसके बाद आपका आता है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बहुकारक सिद्धांत है उसके प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका भी यही मानना है कि जो बुद्धि है वो एक कारक ना कि दो कारक, वो कि कई कारकों से संबंधित होती है। ठीक है ना, एक कारक नहीं, दो कारक भी नहीं, जैसे कि एक कारक था फिर द्विकारक आया था, फिर इसके बाद आपका क्या आया था, आपके बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत में सीधे सीधी सी बात है, थॉर्नडाइक ने बोला कि जो बुद्धि है वो कई कारकों से संबंधित होती है। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार भी बताए थे। किस 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी, कौन कौन सी? एक बताई थी इन्होंने दोस्तों मूर्त बुद्धि, ओके, इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मूर्त बुद्धि, ओके। इसके बाद इन्होंने बताई थी अमूर्त बुद्धि, और इसके अलावा बताई थी सामाजिक बुद्धि। इसको भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो थॉर्नडाइक थे, इन्होंने बुद्धि को 3 प्रकार का बताया था, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। इसको भी आपने ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, गिलफोर्ड ने सिद्धांत दिया था, इन्होंने बौद्धिक योग्यताओं के 5 समूह माने थे, जिसमें थे, एक था संज्ञान, एक था अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति और मूल्यांकन। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें अभिसारी चिंतन की, यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग की, तो दोस्तों ये इस तरह की योग्यताएं होती हैं जिसके द्वारा व्यक्ति प्राप्त सूचनाओं का उपयोग करता है और इस प्रकार से करता है कि वो उपयुक्त उत्तर दे सके। तो आप क्या होता है, देखिए आपने क्या किया, सूचनाओं को एकत्र किया और आपने उनका क्या किया, प्रयोग किया। कहने का मतलब है आप क्या लेकर आए, क्रिएटिविटी लेकर आए। ठीक है ना, क्रिएटिविटी यही तो होता है। तो एक तरीके से किसको दिखाता है, ये एक तरीके से सृजनात्मकता को दिखाता है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है, अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन का मतलब यही है दोस्तों कि आपने सूचनाओं का इकट्ठा करना है, ठीक है, और सूचनाओं का उपयोग इस तरीके से करना है कि आप उसका उपयुक्त उत्तर या उसका एक तरीके से जो सॉल्यूशन है वो प्राप्त कर सकें। तो वही दोस्तों क्या कहलाती है, सृजनात्मकता कहलाती है। मैंने आपको बताया था ना, सृजनात्मकता की भी डेफिनेशन मैंने आपको दी थी। तो सृजनात्मकता यही कहलाती है, क्रिएटिविटी यही कहलाती है कि आप किस तरीके से अपना उसमें इनपुट डालते हैं, प्राप्त सूचनाओं का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, यही आपकी अभिसारी चिंतन कहलाता है। ओके, तो इस तरीके से आप इसको समझ लेंगे। ठीक है ना। तो गिलफोर्ड ने क्या किए थे, 5 समूह बनाए थे, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। 5 समूह कौन कौन से हैं, संज्ञान, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अपसारी मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग, और इसके बाद मेमोरी और फिर मूल्यांकन। ठीक है। इसके बाद आता है बालक प्रसंग बोध परीक्षण, 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड प्रतिस्थापित किए गए हैं। तो दोस्तों अगर हम बालक प्रसंग बोध परीक्षण की बात करें तो दोस्तों इसमें लोगों के स्थान पर जानवरों का प्रयोग किया गया है। इस परीक्षण में दोस्तों 10 कार्ड होते हैं, उसमें पशुओं के चित्र बने होते हैं और बालक कार्ड या चित्र को दिखाकर उसको बोला जाता है कि आप कोई कहानी लिखें। ओके, तो ये व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक, यानी कि दोनों तरह का ये परीक्षण होता है। ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है। बालक प्रसंग बोध परीक्षण, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि एक प्रसंग उसको लिखना है अपने बोध के आधार पर। ठीक है ना, जो भी उसको बोध होता है, जो भी उसको ज्ञान है, उसके आधार पर लिखना है। तो उसको चित्र दिखाई देंगे कार्ड में जानवरों के। ठीक है ना, उसके बाद वो क्या होगा कि उस पर कहानी लिखने को उसको बोला जाता है। तो ये आपका, आप समझ गए होंगे कि ये बालक प्रसंग बोध परीक्षण क्या है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। वैसे अगर हम इसकी बात करें तो इसको बालक संप्रत्यय परीक्षण भी कहा जाता है। ठीक है, देखा जाए तो अगर हम देखें तो 1949 में इसकी स्टार्टिंग हो गई थी। बाकी फिर इसमें आगे लगातार संशोधन होते रहे। 1951 में भी इसमें संशोधन हुआ था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतना सब आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इसको ध्यान में रखेंगे। बालक प्रसंग बोध परीक्षण किस तरीके का परीक्षण है। ओके, इसके बाद आता है रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण है। किस परीक्षण का उदाहरण है? देखिए रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण के बारे में भी मैंने आपको बताया था दोस्तों। तो ये आपका संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है, यानी कल्चर फ्री बुद्धि लब्धि परीक्षण के अंतर्गत दोस्तों आता है। ठीक है ना, इन्होंने एक्चुअली इनकी 2 टाइप के लोगों को ये
एक तरीके से फोकस करते हैं। एक हो गए आपके बच्चे और एक हो गए वयस्क। ठीक है, जो बच्चे होते थे उनके लिए कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस बनती है, और जबकि जो आपके बड़े लोग होते हैं, वयस्क लोग होते हैं, उनके स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धि परीक्षण के अंतर्गत ये दोस्तों आते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि के आधार पर विभिन्न समूह में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा यानी सेल्फ एस्टीम को आपको बताना है क्या करता है, और उनके शैक्षिक निष्पादन को। ठीक है, देखिए अगर आप इंटेलिजेंट क्वेश्चन के आधार पर विभिन्न समूह में विद्यार्थियों का वर्गीकरण करेंगे तो उनकी सेल्फ एस्टीम डेफिनेटली क्या होगी दोस्तों, घटेगी। इसको आपने ध्यान में रखना है, ये घटेगी और उनके शैक्षिक निष्पादन को ये प्रभावित नहीं करता है, यानी कि उसको प्रभावित नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर है घटाना और प्रभावित करना। ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है कि बुद्धि लब्धि के आधार पर अगर आप विभिन्न परीक्षार्थियों का वर्गीकरण करेंगे तो उनका जो सेल्फ एस्टीम है वो तो घटेगी और उनके शैक्षिक निष्पादन पर लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद आता है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण साड़ियों का प्रयोग करती है तो वह प्रभावित है। दोस्तों यहाँ पर ये साड़ियों नहीं होना चाहिए, कार्यों होना चाहिए। मैं माफ़ी चाहूँगा टाइपिंग मिस्टेक के लिए। देखिए, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है तो वह प्रभावित है। देखिए किससे प्रभावित होगी, आप खुद ही देखिए। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं, वो तो विकास की अवस्था है। कोहलबर्ग से नहीं, ये आपके गार्डनर के बहुमुखी सिद्धांत से आधारित है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकी होता है, तो इसलिए 7 प्रकार की बुद्धि है। तो 7 प्रकार की बुद्धि को अगर आपने विकसित करना है तो उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करना पड़ेगा। तो इसलिए ये आपके गार्डनर के बहुमुखी सिद्धांत से प्रभावित है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद आता है बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। फिर से देखिए दोस्तों, वही क्वेश्चन आ गया गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत पे। तो आप बताइए कि क्या वो तार्किक गणितीय बुद्धि से संबंध हो सकता है? नहीं। प्राकृतिक बुद्धि से? बिल्कुल, प्राकृतिक बुद्धि से ही इसका दोस्तों संबंध है। प्राकृतिक बुद्धि का मतलब भी यही है कि आप पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों को पहचान सकते हैं और उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, उसी की योग्यता प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। इसके अलावा भाषिक बुद्धि, जैसा कि हमने अभी बताया था, स्थानिक बुद्धि आपके स्थान से संबंधित है। तो ये सभी गार्डनर के सिद्धांत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्राकृतिक बुद्धि। ओके, इसके बाद आता है अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन किसके प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है? अब आप बताइए दोस्तों, यह सिद्धांत पहले सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है। देखिए, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। ज़्यादातर आपने देखे हैं कि जो लोग होते हैं साधारणतः सामान्य बुद्धि के होते हैं। बहुत कम लोग प्रतिभाशाली होते हैं, यानी कि जिनका IQ 140 से ऊपर हो, और बहुत ही कम लोग क्या होते हैं, मंद बुद्धि के होते हैं, यानी कि IQ 70 से नीचे हो। तो एक्चुअली क्या है, ये बुद्धि के क्या हो रखा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है ना, तो बुद्धि के वितरण से सिद्धांत पर ये आधारित है। ठीक है ना, आप इसको ध्यान में रखना कि जो बुद्धि का वितरण होता है वो इस तरीके से होता है कि ज़्यादातर वो आपका सामान्य बुद्धि पर फोकस करता है। बहुत कम लोग आपके क्या होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, और बहुत ही कम आपके मंद बुद्धि के होते हैं। तो बुद्धि का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, इसके बाद बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध, कोरिलेशन पाया जाता है? अब आप खुद ही बताइए। ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि जिसमें आप इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। आप ये बताइए कि अगर आप में बुद्धि होगी तो आप सृजनात्मक बनेंगे या नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। इसका मतलब है कि आपकी बुद्धि अगर जितनी ज़्यादा होगी, आप में सृजनात्मकता की क्षमता भी उतना ही ज़्यादा होगी, यानी आप में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है इनमें कैसा संबंध है, धनात्मक संबंध है। ठीक है ना। अगर बुद्धि ज़्यादा होती और सृजनात्मकता कम होती तो उसमें कैसा संबंध होता, ऋणात्मक संबंध होता। अगर ये आपस में एक दूसरे से संबंधित नहीं होते तो क्या होता, शून्य होता है। पहले आप समझ लीजिए कि कोरिलेशन है क्या। तो सहसंबंध आपका क्या है, इसमें डेफिनेटली कैसा है, धनात्मक सहसंबंध है, क्योंकि बुद्धि जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी। इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद आता है भाटिया बैटरी
का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? वैसे तो इस समय बहुत सिंपल है क्योंकि हम बुद्धि पढ़ रहे हैं, तो ये डेफिनेटली किससे संबंधित है दोस्तों? बुद्धि से ये संबंधित है। भाटिया बैटरी का प्रयोग आपका बुद्धि से संबंधित होता है। 1953 में जो प्रोफेसर चंद्रमोहन भाटिया थे, इनका नाम मैं लिख देता हूँ, चंद्रमोहन भाटिया थे, इन्होंने इस परीक्षण की शुरुआत की थी। ठीक है, और इस तरीके का ये आपका एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, ध्यान में रखना है। ठीक है, कैसा परीक्षण है? व्यक्तियों के आधार पे ये आपका क्या है? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है? जो एट ए टाइम सिर्फ एक आदमी का आप ले सकते हो। समूह बुद्धि परीक्षण क्या होगा? जिसमें आप एक से अधिक व्यक्तियों का ले सकते हो परीक्षण। ठीक है ना, तो इसके 5 सब टेस्ट भी थे। ठीक है, सब टेस्ट भी थे इसमें, लेकिन उनको डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। जो भाटिया बैटरी का प्रयोग है, क्योंकि बैटरी का मतलब ही यही होता है। क्या होता है बैटरी का मतलब? देखिए बैटरी कैसे बनती है? एक सेल होता है ना, एक सेल होता है। जब आप एक सेल में एक सेल मतलब आप 3-4 सेल को एक साथ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? बैटरी बन जाएगी। ठीक है ना, तो अब आप एक बैटरी है, तो आपका जो भाटिया बैटरी ना, आप उसको ये मानो कि उसके अंदर 5 सेल हैं। ठीक है ना, तो बैटरी का मतलब ही यही होता है। बैटरी का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कई सारे क्या होते हैं? टेस्ट होते हैं। तो जो टेस्टों की एक सीरीज होती है वो आपस में मिलके क्या बन जाती है? बैटरी बन जाती है। तो इसमें 5 एक तरीके से सब टेस्ट हैं इसके अंतर्गत, उनके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करते हैं। ओके, इसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सा बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? आपने बताना है कि ये आपका क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले बहुबुद्धि। ये फिर से आपका ये क्या कहते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ये गलत हो गया। ये आपको बता रहा है केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। बुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद और उपलब्ध कराती है। यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। अनुभाविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें आलोचना की, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये केवल प्रतिभाएं हैं जो कि पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक तरीके से इसकी आलोचनात्मक ये एक तरीके का स्टेटमेंट है कि ये केवल प्रतिभाएं हैं जो कि पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है ना, इसके बाद जो आखिरी क्वेश्चन है, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विभिन्न रूपों में शामिल करता है, वह है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट में आया है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, वो है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। देखिए दोस्तों, ये सिद्धांत आपको ये बताता है कि बुद्धि में अलग अलग कौशल होते हैं, यानी कि बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के कौशलों में बटी होती है और प्रत्येक घटना के आधार पर वो एक तरीके से विभिन्न निर्णय ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर बुद्धि है वो 3 तरीके की होती है। विश्लेषणात्मक बुद्धि यानी कि एनालिटिकल इंटेलिजेंस, दूसरी होती है सृजनात्मक बुद्धि, ओके, यानी कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस, और एक होती है व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है ना, इसका मतलब होता है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। विश्लेषणात्मक बुद्धि का मतलब ये है कि किसी समस्या समाधान से संबंधित जो बुद्धि होगी आपके अंदर, वो आपकी क्या कहलाएगी दोस्तों? विश्लेषणात्मक बुद्धि कहलाएगी। इसका मतलब है आप किसी भी समस्या को छोटे छोटे अंशों में भागकर उसको समाधान कर लेंगे। जो उसके अंदर आपकी क्षमता होगी वही आपकी विश्लेषणात्मक बुद्धि के अंतर्गत कहलाएगी। कहने का मतलब यह है कि आप एक मानसिक प्रक्रिया है और बुद्धि के द्वारा आप उसके विभिन्न प्रकार के अपने उसको आप विभिन्न बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विभिन्न रूपों को एक तरीके से वो शामिल करता है। ठीक है ना, तो किस तरीके की मानसिक क्रिया आप करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि सृजनात्मक बुद्धि है, उसको हम एक तरीके से क्या बोल सकते हैं कि भाई वो अनुभव पे आधारित है। ठीक है ना, यानी कि इसमें एक ऐसे मानसिक कौशल होते हैं जिसमें आपको क्या होता है कि नई समस्याओं का समाधान करना पड़ जाता है। तो आप नई समस्या का समाधान कैसे करेंगे? जब आपको अनुभव होगा। और नई समस्या का समाधान करने की जो आपकी बुद्धि है वही आपकी क्या है? क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, जैसे कि हमने पिछली बार बात करी थी। व्यवहारिक बुद्धि तीसरी जो टाइप की बुद्धि है। ठीक है, तो इसको आप क्या होगा कि ये इसके माध्यम से व्यक्ति क्या होगा कि आप जितनी भी सूचनाएं हैं उनका प्रयोग इस तरह से करेंगे कि आप उसको अधिकाधिक उनसे लाभ उठा पाएं। ठीक है ना, यानी कि आप उसको व्यवहारिक रूप में प्रयोग कर पाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका
बुद्धि के सिद्धांत जो बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विभिन्न रूपों को शामिल करता है स्टर्नबर्ग का बुद्धि त्रितंत्र सिद्धांत। तो कौन कौन सी बुद्धि है? पहली हमने बोली विश्लेषणात्मक, ठीक है, यानी कि एनालिटिकल, ओके। दूसरी आपकी क्या होती है? आपकी सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिव, और तीसरी होती है आपकी कौन सी? व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ओके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। 25 MCQ हैं, लेकिन हमने कई सारे इस पे जितने भी इसके हम कह सकते हैं सारे आयाम हमने इसमें डिस्कस करने का प्रयास किया है, और आपको ये काफ़ी मदद करेगा आने वाले एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।